today we will be doing chapter 3 of bookkeeping and accounting for Maharashtra board class 11th. तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के बुककीपिंग एंड अकाउंट्स का, और ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है लेजर. सो लेजर क्या होता है? लेजर भी एक तरह का अकाउंट होता है. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे हमारे पास सपोज एक ट्रांजैक्शन होता है कि मिस्टर एक्स स्टार्ट्स बिजनेस. मिस्टर एक्स started business with cash ₹50,000. अब हमने सीखा था कि हम जर्नल बनाते हैं पहले. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस केस में? जर्नल एंट्री बनी हमारे बिजनेस के लिए. मैं इधर लिख देती हूँ. बिजनेस में हमारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से, और कहाँ से आया? मिस्टर एक्स के कैपिटल से. तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये 50,000 क्रेडिट में भी आ गया. फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, जर्नल उसी फॉर्मेट में बनाना है. अब हम इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं लेजर में. अब यहाँ जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कैश और एक कैपिटल. तो हम अब एक लेजर बनाते हैं. लेजर का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर डेट आती है, उसके बाद आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा सा कॉलम बनता है जहां पर हम लिखते हैं जर्नल फोलियो, यानी जर्नल का पेज जहां से हम एंट्री लेजर में करेंगे वो पेज नंबर. और फिर हमारा एक आता है अमाउंट का कॉलम जो हमारा रुपीस में है. और सिमिलरली हमारे इस तरफ, ये हमारा सेंटर है जर्नल का, इसके इस तरफ में हम सारा डेबिट लिखते हैं और इस तरफ हम सारा क्रेडिट लिखते हैं. इस जर्नल एंट्री को मैं दूसरी जगह पे लिख देती हूँ. मैं इस जर्नल एंट्री को यहीं लिख देती हूँ. कैश डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, दोनों के केस में 50,000 रुपीज है. ये मैं स्पेस की वजह से एक साथ लिख रही हूँ. इसको डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखना है. यहाँ पर फिर से अब आ गया हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एक छोटा सा कॉलम जो है हमारा JF, जिसको हम जर्नल फोलियो बोलते हैं, एंड अमाउंट. सो ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का. सो फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन वी फर्स्ट मेक द जर्नल एंट्री. लाइक फॉर एग्जांपल, एक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर 50,000. So the journal entry will be cash account debit to excess capital account with 50,000. Now there are two accounts which are involved here. One is cash account and another is excess capital account. So in this case, when we are posting this to the ledger account, we have to make these two accounts. So सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे? कैश. तो ये हम इसको अपना कैश अकाउंट बना लेते हैं. तो एक तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट. नीचे थोड़ी जगह छोड़ के हम बना लेते हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट. ये अलग से बनेगा. ये लेजर अलग है और ये लेजर अलग है. और लेजर में जो लेफ्ट है दैट इज द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज ऑन द राइट साइड. सो नाउ वी हैव एनीथिंग व्हिच वी पुट ऑन द डेबिट साइड इज ऑलवेज स्टार्टेड विद 2. And anything which is on the credit side will always be started with a by. So to debit and by credit. I hope this is clear with all of you. So now our entry is cash account debit to excess capital account. So now this is cash. Cash needs to be debited. Now this is the debit side. This is debited by what? By excess capital account, whatever amount of cash excess is bringing into the business. So in this case, cash debit to excess capital account. So
So we'll write here to excess capital account, and in the amount column we'll put 50,000. So cash is debited with 50,000. Now if we make the excess capital account, now excess capital account will be credit. This is credit. So this will be credited by what? By cash. So I told you that anything which is on the credit is started by with the by. So we put by cash account, whatever is there. So this again comes to 50,000. So this entry is now completed in the ledger, and making these entries in the ledger is what we call it as the posting into the ledger. So first, from the transaction we make the journal entry. From the journal entry we make the ledger accounts. Like X started business with cash, cash comes into the business, and X brings that money into the business. So cash account is prepared, excess capital account is prepared. So cash may we have a debit of 50,000, and excess capital account is then credited with 50,000. So now this whole transaction is posted from the journal to the ledger. Now let us understand how do we balance these accounts. I am assuming that there is only this one entry and we have to close the ledger accounts here. अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इस लेजर को हम बैलेंस कैसे करते हैं. इस केस में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सिर्फ हमारे पास एक ही एंट्री है, बिकॉज ये थोड़ा इजी एग्जांपल है. मैं पहले इजी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ इसको बैलेंस करना. अब जब हमारा साल एंड हो जाता है, व्हेन आवर ईयर एंड्स, एट दैट टाइम वी हैव टू क्लोज ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो अब हम यहाँ पर इसका कैश अकाउंट का टोटल ले लेते हैं. तो टोटल आ गया यहाँ पे 50,000. जब भी हम टोटल करते हैं तो डबल लाइन नीचे ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि अब हम यहाँ पर अपना टोटल कर रहे हैं. सो वी हैव पुट 50,000 इन द टोटल, and we put a double line under this showing that now this is the total. Now I have put the total here as 50,000, and here also I have put 50,000, but this side there is nothing. On the right side you don't see any entry. So in this case what we do is we write by balance carried down. The balance C/D, we call it carried down. Carried down where? To the space which is below this total part, and we write to balance brought down. Carried down, brought down. This balance is now brought down to the next financial year. So at the year end we will be closing this account and we will find the balance in this account. That balance becomes the carried down balance, which will be carried down after the total line is there. And we bring it on the opposite side as balance brought down. Similarly, if we have to balance excess capital account, what we do is again do the total. Now we'll start it from the right side. There is a amount there, 50,000. We put this total on both the sides as 50,000. And now the balance is on the left side. So we write it here to balance carried down. CD, carried down, and the difference 50,000 is the difference because there is no entry on the left side or the debit side of excess capital account. And this balance then comes down on the credit side as by balance brought down, which is 50,000. Okay, so this balance then goes to the next year. So whatever balance is brought down goes to the next year. That means that much balance is left with us in the accounts to be carried forward to the next year. So let me explain it in Hindi now. हमने पहले कैश अकाउंट लिया था जिसमें हमने टोटल देखा, डेबिट में 50,000 का था, वही अमाउंट हमने क्रेडिट में भी लिख दिया. उसके बाद हमने इसके नीचे डबल अंडरलाइन ड्रॉ करी, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये टोटल है. अब जो डिफरेंस था, अब क्रेडिट में और कोई एंट्री नहीं है तो ये पूरा का पूरा ये हमारा बैलेंस हो गया. तो इस बैलेंस को हम क्योंकि क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000. और यही बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे टोटल लाइन के नीचे एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन.
कैश का हमको पता है डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो ये हमारा डेबिट में आ रहा है, यानी कि कैश हमारा करेक्ट है, डेबिट साइड है। अगर हम एक्सेस का अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैश से आए 50,000, यहाँ पे टोटल, इस टोटल को मैंने दोनों साइड में लिखा, फिर से डबल अंडरलाइन ड्रॉ करी, और बैलेंस अब कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में और कोई एंट्री नहीं थी, तो ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस बन गया। तो इसको मैंने लिख दिया टू बैलेंस कैरेड डाउन 50,000। यही बैलेंस टोटल लाइन के नीचे चला जाएगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। सो ये जो बैलेंस है, अगर यहाँ पे और कोई एंट्रीज होती तो उसका डिफरेंस हो जाता इस टोटल का और उन एंट्रीज का, बट सिंस यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं है तो ये पूरा का पूरा ही एज इट इज बैलेंस हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ कंटिन्यू विद अनदर एग्जाम्पल। हियर वी हैव सर्टेन ट्रांजैक्शंस। A owed to B 5,000, B received from A 2,000, A purchased goods for cash 10,000, salaries paid 20,000, sold goods for cash 30,000, and deposited cash in bank for 50,000. Let us first make a journal for these transactions. So the first entry, A owed to B 5,000. This is given to us at the start of the transaction or start of the year or start of the month. So in this case, this already exists. So that means A has to pay to B. That means B is our creditor. So we have identified that B becomes the creditor. Now we are making this books of account of A's business. So A has to pay to B. So B becomes the creditor. So when we are making let's just put not A but the business owed. The business which belongs to A owed to B a creditor 5,000. That means at the starting of the year we have an account of B with 5,000 in balance. Now we have identified that B is a creditor. So we will not put this in the journal. We will directly put this in a ledger. So let us make the ledger of B. B's account. Please follow the formats of the ledger. Here I am, for the sake of explaining, just making small ledgers to put everything on one board. So this is B's ledger. This is date, particulars, journal folio, amount, then date, particulars, journal folio and amount. I am not putting the details here. You can put it yourself. So now B we know is a creditor to whom we have to pay. Creditor will have a credit balance. So this is a balance which is coming from the previous time period. So we will put by balance brought down with 5,000. So B has to receive 5,000 from the business. That means he is the creditor for the business. Therefore his balance brought down is in the क्रेडिट साइड। हमने एक ट्रांजैक्शन लिया कि बिजनेस जो कि ए का है उसने बी को 5,000 रुपए देने हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करा कि बी कौन है हमारे लिए, जिसको हमने पैसा देना है, यानी कि हमारा क्रेडिटर। अब ये ट्रांजैक्शन का कोई जर्नल एंट्री नहीं है, क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ होगा, या तो गुड्स खरीदे होंगे बी से क्रेडिट पे, उसकी एंट्री हो सकता है। तो हमने बी का जब डायरेक्ट लेजर बनाया तो बी का बैलेंस हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। तो बी का अकाउंट हमारा यहाँ पर हो गया 5,000 से क्रेडिट। अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन पे आते हैं। बी रिसीव फ्रॉम ए 2,000, यानी ए जो बिजनेस है जिसका, उसने बी को दे दिया 2,000। तो रिसीवर कौन है? बी। तो बी डेबिट क्या दिया उसको? कैश दिया, कैश अकाउंट 2,000। नरेश
explanation I'm not writing, you can put it yourself. So B debit to cash. B को receive हो गया, personal account है, personal account का rule debit the receiver. So B is the receiver. और हमारे पास से क्या गया? कैश गया. तो कैश जाएगा तो हमारा कैश क्रेडिट हो गया. तो ये हमारा जर्नल एंट्री बन गई. Now we have to post this into the ledger. अब यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस क्या है? बी और कैश. बी का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है. तो अब हम नेक्स्ट अकाउंट क्या बना लेते हैं अपना? कैश अकाउंट. इसमें भी सेम फॉर्मेट में बनेगा. डेट, पर्टिकुलर्स, एक्सक्यूज मी, एंड जर्नल फोलियो, अमाउंट. दिस साइड ऑल्सो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. Now this is B account में B is debit, so we have to make the entry on the debit side. This is the debit side, this is the credit side. So we'll put to cash account with 2,000. 5,000 was due to him, we have paid him 2,000. And in cash, cash is credited, cash is going out. So we will put by B. Here we put 2,000 rupees. Is this clear? So this journal entry, we have made two entries on two sides. B account debit and cash is then credited with 2,000. Now moving next to the next entry, A purchased goods for cash 10,000. Now goods are purchased by the business. So purchases are always debited. So purchases account debit to cash account. Why we have not put goods here is because goods we will be selling also. If we put the goods as goods, we will not know how much purchases we've done, how many sales we've done. So instead of that, when we are purchasing goods, we put purchases, and when we sell the goods, we put sales. So now we have two things in this transaction again, purchase account and cash account. So we already have the cash account. What now we have to make is the purchase account. So we make a purchase account in the ledger. So again all the format will be the same of the ledger, purchase ledger. This side is debit and this side is the credit side. So now if we post this into ledger, this entry purchases to cash. So purchase account में what is happening? It's debited. So to cash account with 10,000. And in the cash, we've spent the money. So that means by purchases, which is 10,000 in this case. I am not considering any dates here, but in the questions you will have dates. So please put the dates in the date column. So now purchases to cash and in cash by purchases. We spent 10,000 for purchases. Now coming to the next transaction, salaries paid 20,000. Salaries paid 20,000. Let me put it through bank. Salaries paid 20,000 through bank. So now this entry will be salary is an expense. Expenses are debited. So salaries account debit and to bank account, because salary has gone out from the bank. So 20,000 goes in salary. Now the two accounts which are here is salaries and bank account. So we will again make two accounts, salaries account and bank account, and make the posting accordingly. Because of less space here, I am not making these accounts, but you make these accounts, both salary account and bank account. I'll just do the journal entries here, you post it to the respective ledger accounts. Then we have sold goods for cash. Now when goods are sold for cash, what is coming in? Cash is coming in because we have made the sales. So we have the transaction, cash account debit 30,000 to
We are selling the goods. So that means it is because of the sales account. So 30,000 we have received in cash on account of the sales made. So now we already have a cash account. So we put the entry here to sales because cash is debited, and we also prepare a sales account where we put by cash. So both the sides are then equal. Then we have a entry deposited cash in bank. We have deposited cash in bank. So cash is going out. Where it is going? It is going in our bank account. So bank account will be debited and cash account will be credited. So the journal entry becomes in this case is bank account debit to cash account with 5,000 rupees. So this is the journal entry. From this you prepare the ledger and find out the balances. Both balances, balance carried down and the balance brought down as explained earlier.